Hello students. Now today we will start class 11th biology chapter 9 biomolecules. Now बच्चों प्रीवियस 2 पार्ट्स में अपन ने जो बायोमोलिक्यूल्स के फर्स्ट पार्ट में अपन ने एक में प्रोटीन देखा था और सेकंड पार्ट में अपन ने कार्बोहाइड्रेट वगैरह को डिस्कस किया था, है ना। नाउ टुडे वी विल टेक न्यूक्लिक एसिड। ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है बायोलॉजी का, जो अपन क्लास 12th में भी बहुत ब्रीफली इसकी स्टडी करेंगे। नाउ न्यूक्लिक एसिड मीन्स न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, है ना। किसके पॉलीमर्स हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स हैं, ठीक है ना। बेसिकली जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं जिनकी अपन स्टडी कर रहे हैं इस चैप्टर में, उनमें से सम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। तो यदि आपको कहीं भी यहाँ पर हेडिंग न्यूक्लिक एसिड की जगह हेट्रोसाइक्लिक एसिड भी मिलती है ना, तो इट मीन्स अपन किसको पढ़ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मिलती है, इट मीन्स अपन वहाँ पर किसकी स्टडी कर रहे हैं? न्यूक्लिक एसिड की ही स्टडी कर रहे हैं। उनमें से सम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं जिनकी स्टडी अपन वन बाय वन करेंगे, जिनको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजीनस बेसेस। नाइट्रोजीनस या नाइट्रोजन बेसेस, ओके। दीज आर ऑफ 2 टाइप्स। ये 2 टाइप्स के होते हैं, है ना। कौन कौन से? इसमें अपन देखते हैं प्यूरिन फर्स्ट एंड pyrimidine सेकंड। प्यूरिन एंड pyrimidine, वैसे थोड़े थोड़े तो आप सब लोग इससे फैमिलियर हैं ही। तो प्यूरिन में आते हैं अपने कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस? एडेनिन, ग्वानिन। जब भी हम डीएनए की स्टडी करते हैं ये नेम कंपल्सरीली अपनी उस स्टडी में इंक्लूड रहते ही रहते हैं, है ना बच्चों। साइटोसिन, थाइमिन, थाइमिन के रिप्लेस में यूरेसिल भी आता है जब अपन आरएनए की स्टडी करते हैं, यूरेसिल, ओके। तो नाइट्रोजीनस बेसिस इज ऑफ 2 टाइप्स, प्यूरिन एंड pyrimidine। प्यूरिन में एडेनिन एंड ग्वानिन को इंक्लूड किया है अपन ने, और pyrimidine में साइटोसिन एंड थाइमिन को। और जब अपन डीएनए की बात करते हैं तब तो यहाँ पर थाइमिन आता है और साइटोसिन के साथ, बट जब हम आरएनए की बात करते हैं देन उस टाइम पर यूरेसिल अपना साइटोसिन के साथ आता है, ठीक है। ये 5 नाइट्रोजीनस बेसिस में इंक्लूड किए हैं अपन ने, नाइट्रोजीनस बेसिस में इनको इंक्लूड किया है। किसी भी न्यूक्लिक एसिड मीन्स ऐसा सब्सटेंस जो एक्ट कैसा करता है, कैसे एक्ट करता है? जेनेटिक मटेरियल की तरह डीएनए एंड आरएनए में अपन इसको पढ़ते हैं। ऐसा न्यूक्लिक एसिड जो कैटेलिस्ट की तरह काम करता है। तो कैटेलिस्ट की तरह कौन काम करता है? ऑलवेज ये आरएनए ही कैटेलिस्ट की तरह काम करता है। कैटेलिस्ट मीन्स एंजाइम की तरह, ठीक है ना। और 23S आरएनए अपन ने जो पिछला टॉपिक है अपना प्रोटीन में, उसमें अपन ने बात भी की थी कि सम प्रोटीन्स मतलब ऑलमोस्ट जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, बट एक्सेप्शन में अपन ने इसका नाम वहाँ पर इंक्लूड किया था, इसको हाईलाइट किया था उस टाइम पर, ठीक है ना। तो जो नाइट्रोजीनस बेस होते हैं वो कैटेलिस्ट की तरह वर्क करते हैं, और वो कैटेलिस्ट कौन होता है? आरएनए, दोनों में से डीएनए और आरएनए में से, और उसका एक नाम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर दिया है। इफ न्यूक्लिक एसिड की स्ट्रक्चर के बारे में अपन डिस्कस करें ना, तो न्यूक्लिक एसिड की अपन यदि यहाँ पर डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर का, तो एक पेंटोस शुगर होती है, और पेंटोस शुगर में N2 यहाँ पर नाइट्रोजीनस बेस अपन ने यहाँ लिया,
जो नाइट्रोजिनस बेस से कनेक्टेड है। एंड फॉस्फेट ग्रुप से ऑल्सो एक चेन बन जाती है, अपन देखें, मीन्स शुगर फॉस्फेट हैंगिंग स्ट्रक्चर होती है, नाइट्रोजिनस बेस है। मतलब इसको यदि मैं एक चेन बना दूं ना, ये फॉस्फेट बॉन्ड से आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि इस तरह से ये नाइट्रोजिनस बेस अपने को हैंगिंग उसमें जो है शो होते हैं, और ये फॉस्फेट बॉन्ड से आपस में ये शुगर जो है अटैच्ड होती है। इसमें अपन ने देखा ना, इसमें इस तरह से। अभी आप जब 12th में जो जेनेटिक्स पढ़ेंगे ना, उस टाइम पर आप इसको बहुत ज़्यादा डीपली इस स्ट्रक्चर को अपन वहाँ पर स्टडी करेंगे, है ना, और उस टाइम पर अपन को ये चीज़ें वहाँ पर क्लियर पूरी तरह से हो जाएंगी। जो मैंने ये चेन बनाया है ना, यही तो है, और इसमें ये जो हैंगिंग स्ट्रक्चर अपने को दिख रहा है, ये नाइट्रोजिनस बेस है। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गई आपको यहाँ पर, है ना। ये शुगर है, ये फॉस्फेट जो अटैच कर रहा है एक शुगर को दूसरे शुगर से, और ये नाइट्रोजिनस बेस हैंगिंग उसमें अपने को दिख रहे हैं। अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की बात करें तो जो एक पेंटोज शुगर है होती है, इफ़ हम जो जुड़ी होती नाइट्रोजिनस बेस के साथ, फॉस्फेट ग्रुप के साथ, ऐसे एक चेन बन जाएगी। मीन्स डीएनए के स्ट्रक्चर में एक लीनियर फॉर्म में बन जाएगी। मीन्स डीएनए की जो है बैकबोन की तरह काम करती है, बैकबोन की तरह काम करती है। मीन्स जो ये ईस्टर बॉन्ड होता है यहाँ पर अपना एक, है ना, ईस्टर बॉन्ड देखें अपन तो, और ये जो डबल ईस्टर बॉन्ड आ जाता है ना, इसलिए अपन यहाँ पर उसको डाई एस्टर बॉन्ड भी कहने लगते हैं ना, फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड। इसको अभी अपन पढ़ेंगे इसमें, जो कि जो डीएनए की जो बैकबोन की तरह जो ये वर्क करती है पूरी ये चेन, तो शुगर फॉस्फेट ये जो अपन देख रहे हैं ना से बनी है। ये जो हैंगिंग स्ट्रक्चर अपने को यहाँ पर शो हो रही है, ये नाइट्रोजिनस बेस है ना। तो किसी भी डीएनए के अंदर जो बैकबोन है वो शुगर फॉस्फेट है ना, ये जो अपने को हैंगिंग स्ट्रक्चर में दिख रहे हैं वो नाइट्रोजिनस बेस ही हैं। एडेनिन जो मैंने अभी आपको बताए थे, ये नाइट्रोजिनस बेस, इसमें जो एडेनिन होता है ये ऑलवेज डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं थाइमिन के साथ, और ग्वानिन ऑलवेज साइटोसिन के साथ जो है ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है। इसलिए जब भी अपन यहाँ पढ़े ना, तो एडेनिन किसके साथ होता है, एडेनिन किसके साथ ऑलवेज बॉन्ड बनाता है, सेकेंड डबल बॉन्ड थाइमिन के साथ। थाइमिन के साथ अपन जब अपन इसकी बैकबोन बनाते हैं ना, तो यहाँ पर अपन देखें इस तरह से, एक थोड़ा सा मैं आपको समझाने के लिए बना देती हूँ कि यहाँ मैंने लिखा थाइमिन और यहाँ मैंने लिखा एडेनिन। अब इन दोनों के बीच में हाईलाइट करने के लिए अपन अदर कलर से थोड़ा सा यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देते हैं, है ना। और मैं यहाँ लिखती हूँ, फिर ये अपोजिट हो जाता है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा एडेनिन और यहाँ पर आ जाएगा थाइमिन। इनके बीच भी क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। बट जब अपन ग्वानिन एंड साइटोसिन की बात करेंगे, ये ग्वानिन है और ये साइटोसिन है, तो ये ऑलवेज ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। सेम वही सिचुएशन आएगी यहाँ पर भी, और ये ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे। तो बच्चों ये चीज़ यहाँ पर आपको क्लियर हो गई होगी ना। और हैंगिंग स्ट्रक्चर में अपने को क्या दिखेगा, नाइट्रोजिनस बेस अपने को यहाँ पर दिखते हैं। सो स्टूडेंट्स, डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए अपन ने यहाँ थोड़ा सा फॉर्म किया है, स्ट्रक्चर डिस्कस हमने किया, जब भी ये जो पेंटोज शुगर के साथ ओनली नाइट्रोजिनस बेसेस जुड़े होते हैं, सो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। ओके, बट जैसे पेंटोज शुगर, नाइट्रोजिनस बेस, फॉस्फेट ग्रुप आपस में जुड़ जाते हैं, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। ठीक है ना, अकेला एक अपने को दिख रहा है ना, तो अपन इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। जब इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप भी आकर जुड़ जाता है, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। वी कैन से दैट डीएनए के मॉलिक्यूल में लॉट ऑफ न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन होती है, जो अपन ने यहाँ पर शो की है। ठीक है ना। तो बच्चों, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट न्यूक्लिक एसिड, जिसके 2 एग्जाम्पल्स हैं, डीएनए एंड आरएनए, जो अपन ने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। इनको मैं अलग से
इंक से यहाँ आपको हाईलाइट कर देती हूँ। ये अपने न्यूक्लिक एसिड के एग्जाम्पल हैं जिनको अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। नाउ ये चीज़ तो हो गई अपनी। अब डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, आपको इसका फुल फॉर्म मालूम है ना, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। इट मीन्स इसमें कैसी शुगर होती है डीएनए में, डीऑक्सीराइबोस। और आरएनए में देखें तो आरएनए में राइबोस शुगर प्रेजेंट होती है। ठीक है, डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल काम करता है और आरएनए जो है मतलब या प्रेजेंट होता है ह्यूमन बींग्स में भी, है ना। और आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल किस में काम करता है, वायरस में। वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए के फॉर्म में होता है। और हम अपनी बात करें ह्यूमन बींग्स में डीएनए के फॉर्म में जो है जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ये जेनेटिक मटेरियल बहुत सारे वायरसेस में आरएनए के फॉर्म में मिलता है। आरएनए मोर रिएक्टिव होता है ना डीएनए कंपैरिजन में। यदि अपन रिएक्शन के बेस पर देखें तो डीएनए के कंपैरिजन में जो आरएनए होता है बच्चों वो बहुत मोर रिएक्टिव होता है ना, बिकॉज इसके पास सेकेंड कार्बन पर हाइड्रोक्सिल जो है ग्रुप प्रेजेंट होता है। क्यों होता है, आपसे रीजन पूछा जाए कि भाई आरएनए मोर रिएक्टिव क्यों होता है, तो इसका आपका आंसर होना चाहिए, योर आंसर शुड बी कि आरएनए पर जो सेकेंड कार्बन होता है उस पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से ये मोर रिएक्टिव होता है। और इसके साथ ही साथ अलोंग विद दिस डीएनए के पास थाइमिन प्रेजेंट होता है जो कि कैसा होता है। और वाइल आरएनए की बात करें तो थाइमिन के रिप्लेस में आरएनए के पास अभी मैंने बताया था जैसे आपको यूरेसिल प्रेजेंट होता है। तो जो थाइमिन की प्रेजेंस की वजह से तो आरएनए में स्टेबिलिटी होती है और यूरेसिल की प्रेजेंस की वजह से आरएनए में स्टेबिलिटी नहीं होती, अनस्टेबल होता है, मींस मोर रिएक्टिव होता है, जल्दी से अपने आप को किसी भी उसमें मॉडिफाई कर लेता है। आरएनए अभी जस्ट अपन ने बात की थी एज ए कैटलिस्ट की तरह भी वर्क करता है। एग्जाम्पल अपन ने यहाँ पर लिख रखा है 23S rRNA। ओके, नाउ शुगर एंड फॉस्फोरस की बिटवीन, फॉस्फेट के बिटवीन एक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जैसे मैंने यहाँ पर अभी शो किया था ईस्टर बॉन्ड। और जब टू बॉन्ड बनते हैं हियर इट इज कॉल्ड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, मतलब एक ये बॉन्ड हो गया एक ये बॉन्ड हो गया, तो अपन इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ओके, ठीक है, ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्यों, क्योंकि दो बॉन्ड बन रहे हैं एक फॉस्फेट के बीच में, तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड अपन इसको कहेंगे। नाउ अब एक चीज़ और अपन यहाँ पर थोड़ी सी डिस्कस करते हैं कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो डीएनए के स्ट्रक्चर का अपन थोड़ा सा, आप लोगों ने वैसे तो पढ़ रखा है बच्चों, इसको मैं थोड़ा सा इरेज करूँगी यहाँ से। डीएनए आखिर है क्या, अपन बहुत इसका नाम सुनते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए ये डीएनए वो। तो इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था वॉटसन एंड क्रिक ने। कब, 1953 में, ठीक है ना। और डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए को प्रपोज्ड किया था, डबल हेलिकल। इसको अपन डिटेल में 12th में पढ़ेंगे, इसलिए मैं आप लोगों को अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं ले जा रही हूँ। मॉडल ऑफ डीएनए, ठीक है। नाउ इसमें 2 स्टैंड्स होते हैं, थोड़ा सा रफली आइडिया दे देती हूँ आपको, इस तरह से 2 स्टैंड होते हैं इसके, ठीक है। अब इसमें एक तो सीक्वेंस होता है 3 और इसकी जो लाइन जा रही है अपन यहाँ पर इसको बोलेंगे 5, और जो ये इधर 5 आएगा यहाँ इसको अपन लिखेंगे 3, ठीक है ना। ये 3 एंड है, ये 5 एंड है, ये 5 एंड है और ये 3 एंड है। अब इसमें 2 स्टैंड होते हैं, इन दोनों स्टैंड के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, डीएनए के जो दोनों स्टैंड हैं, ये दोनों स्टैंड अपने को एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल लिखे ना मैंने, ये अपन ने जैसे यहाँ बनाया था डीएनए, ये इसका 3 एंड होता है, ये इसका 5 एंड होता है, और ये इसका 5 एंड है तो ये इसका 3 एंड होता है। इट मीन्स ये कैसे होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। वन टर्म में इसके
में देखें 10%, 10 और 1 पीच में 10 या 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है, मीन्स ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स, एक तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, इसमें इट मीन्स क्या हुआ बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री। तो इट मीन्स क्या हुआ कि ऑलवेज एडेनिन के साथ थाइमिन आएगा, साइटोसिन के साथ या ग्वानिन के साथ साइटोसिन आएगा। जब इनका अपोजिट देखेंगे तो थाइमिन, फिर एडेनिन, साइटोसिन और ग्वानिन, इस तरह से ये एंटी पैरेलल होते हैं। ये अपन ने यहाँ डिस्कस कर ही लिया है कि एडेनिन और थाइमिन ऑलवेज डबल बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं आपस में, और ये ट्रिपल बॉन्ड से, इसलिए अगेन मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, ये जो बेस पेयर है ना, इनके बीच का डिफरेंस कितना होता है, अरे डिस्टेंस कितना होता है, तो यदि अपन यहाँ निकालें तो 3.4/10, मतलब ये 10 का कितना होता है, 3.4 होता है, तो एक का निकालेंगे तो 0.34 nm, ये इसका बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस होता है। एंगल की बात करें अपन तो एंगल इनमें यहाँ पर 36 डिग्री का एंगल इनमें होता है। अब इसके साथ साथ अलोंग विद दिस जो टर्म होता है वो तो एंगल 36 डिग्री होता है ना। डीएनए, एडेनिन, थाइमिन और इनके बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इन एडेनिन और थाइमिन के बीच में, जैसे ये एडेनिन है, ये थाइमिन है, ये साइटोसिन है, ये ग्वानिन है, या ग्वानिन है साइटोसिन है, कैसे भी थोड़ा सा अपन एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं। इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जो इनको स्टेबिलिटी, इस स्ट्रैंड को प्रोवाइड करता है। ठीक है बच्चों, तो अपना यहाँ पर ये न्यूक्लिक एसिड कंप्लीट हो गया। न्यूक्लिक एसिड में मैंने आपको बताया कि न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, है ना। दे एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स आर हेल्ड टुगेदर ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, a phosphate moiety links the 3 carbon of one sugar of one nucleotide to the 5 carbon end, है ना, या 5 end carbon of the sugar of the succeeding nucleotide. Okay, now nucleic acid are is of 2 type. कौन कौन से होते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड मीन्स डीएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड मीन्स आरएनए, और डीएनए और आरएनए को अपन ने यहाँ इजीली अभी जो है यहाँ पर अपन ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब ये अपना कंप्लीट हो गया यहाँ पर आकर। इससे ज़्यादा आई थिंक आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, एक बार मैं देख लेती हूँ कि एनसीईआरटी में और कुछ भी दे रखा है क्या, नहीं दे रखा। आपको बहुत कुछ मैंने बता दिया है। थोड़ा सा आरएनए का और बता देती हूँ। आरएनए को मैंने बोला राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, है ना, single stranded polymer of ribonucleotide. The pentose sugar is ribose. The nitrogenous bases are adenine, guanine, cytosine and uracil, because आरएनए में थाइमिन के रिप्लेस पर यूरेसिल प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से ये अनस्टेबल होता है। टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ आरएनए अपन देखें तो आरएनए में मैसेंजर आरएनए इट मीन्स एमआरएनए, टीआरएनए मीन्स ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए मीन्स आरआरएनए। इनके फंक्शंस भी अलग अलग है। मैसेंजर आरएनए मीन्स नेम से पता चल रहा है मैसेज को सेंड करने में हेल्प करता है, मीन्स जो इन्फॉर्मेशन है डीएनए से लेकर यही आगे तक जो है मैसेज सेंड करने में हेल्प करता है। और ट्रांसफर आरएनए क्या है, ट्रांसफर क्या करता है, ये ईच कैरीज अ पर्टिकुलर अमीनो एसिड from anywhere in the cytoplasm to the ribosome, है ना। There are as of many tRNAs as there are amino acids. Okay, right, ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। राइबोसोमल आरएनए it forms part of the ribosome along with कहना चाहिए proteins, and thus forms a part of the seat of protein synthesis. ओके, नाउ ये थोड़ी सी मैंने आपको डीपली इंफॉर्मेशन आरएनए की भी दे दी है। आई थिंक अब आप लोगों को ये चीज़ पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी न्यूक्लिक एसिड की,
है ना। तो ये अपना टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में अपन नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। थैंक यू।